पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। हर दिन कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो, और अभी बजट की आमद है तो इस हवाले से हुकूमत भी दावा कर रही है कि मईशत सही सिमत पे गामजन है, बहुत बेहतरी आ रही है। तमाम आदाद व शुमार जो मईशत से रिलेटेड हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है और आम आदमी, आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बदल भी रही है। साथ साथ अपोजिशन जो है वो इन तमाम दावों को हुकूमत के चैलेंज करती है। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस्लामाबाद में मईशत के हवाले से बाकायदा एक सेमिनार भी किया, जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ और अपने नंबर्स के साथ एक मवाजना भी पेश किया इस हुकूमत का। तो हकीकत क्या है, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। और क्या कोई इस बजट में अच्छी खबरें भी आएंगी पाकिस्तानी कौम के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, वो अच्छी खबरें क्या है, क्या बड़े पॉलिसी डिसीजंस और थिंकिंग इस हवाले से इस वक्त चल रही है, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक सवाल के जवाब में मिनिस्टर फॉर एविएशन गुलाम सरवर साहब ने जवाब दिया कि जो उन्होंने एक बयान दिया था जाली लाइसेंसेस के हवाले से, उससे सिर्फ 6 माह में जून 2020 तकरीबन 7.9 अरब रुपए का नुकसान भी हुआ। अब इसीलिए कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन इस हवाले से जो फेक लाइसेंसेस का था, मुख्तलिफ इस सेनेट में जो जवाब दिया गया, ये भी बताया गया कि कितने ममालिक में अब तक PIA की फ़्लाइट्स बंद भी हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए यकीनन ये भी एक सवाल होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जब हम फैसला देखते हैं। जब एक पिटीशन इस हवाले से दायर हुई थी कि क्या अब इस पर कोई कार्रवाई करनी है या नहीं, क्योंकि अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर यह एडमिट कर लिया है मिनिस्टर साहब ने खुद, उनके बिहाफ पे, या उन्होंने खुद जो जवाब दिया, उनके नाम से जो जवाब हुआ कि उनके इस एक बयान की वजह से 7.9 अरब का नुकसान हुआ था। मैं अपने नाज़रीन पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लाम स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए सनत और पैदावार जनाब मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है, और जो माशी आदाद व शुमार हैं, इसका जो गोरख धंधा है वो क्या है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन आज पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए तर्जमान पंजाब हुकूमत डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने खुशखबरी दी। उस क्या खुशखबरी का ऐलान किया, आइए देखते हैं। पंजाब कैबिनेट ने आज जो एक तारीखी कदम और आसान कदम और अवाम दोस्त कदम उठाया, वो ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को खसूसी अलाउंस देने की मंजूरी दी है। 7,21,567 सूबाई मुलाजमीन, उनको 1 जून 2021 से 25% खसूसी अलाउंस दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों की मद में महाना 2.4 अरब रुपए जो है, जो सालाना 29 अरब रुपए बनते हैं, ये इस अलाउंस की मद में सालाना खर्च करना हुकूमत पंजाब ने अवामी मफाद में ये फैसला किया है। जी नाज़रीन, आपने सुना पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए तो ये खुशखबरी थी। मिनिस्टर साहब, कोई वफाक में भी इस तरह के इक़दाम अंडर डिस्कशन है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़नी है? जी, कैबिनेट में 2-3 दफ़ा इसके ऊपर एक यकसोई पाई जा रही है कि हमारा जो तनख्वाह याफ्ता तबका है उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा करना चाहिए। अब वो किस लेवल की इंक्रीज़ आती है ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बताएंगे आपको बजट स्पीच में, लेकिन अंदिया यही है कि डायरेक्शन ये हमारी यही है कि हमने तनख्वाहदार तबके की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा करना है और उसकी तनख्वाहें बढ़ाने की बड़ी सीरियस संजीदगी से गौर किया जा रहा है। तो जिस तरह अलाउंस पंजाब में 25% का अनाउंस किया गया, यकीनन तनख्वाह भी बढ़ेगी और ये अलाउंसेज उसमें एडजस्ट होंगे, तो वफाक में भी इससे मिलता जुलता एक्सपेक्ट करना चाहिए सरकारी मुलाजमीन को, या कि इससे कुछ फिगर्स कम होंगे या सब्सटेंशियल इंक्रीज? वफाक के ऊपर और भी बहुत चैलेंजेस हैं। हमारा डिफेंस बजट है, पिछली दफ़ा फ़ौज ने खुद ही उसको वॉलंटरली उसकी अपनी फ्रीज की। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे डिफेंस बजट के अंदर नून लीग के दौर में, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब आ जाते, 2013 में GDP का 2.3% डिफेंस बजट था, जो 2018 में 1.3% GDP का तनासुब से 1% GDP कम हुआ हमारा डिफेंस बजट। इसके साथ साथ हमारा डेट रीपेमेंट, जो पिछले कर्जे हैं उनकी जो अकसात हैं
और उनकी जो डेट सर्विसिंग है वो तकरीबन 3 ट्रिलियन की हो गई है, 3 खरब की। तो ये चैलेंजेस वफाक के सेपरेट है। उसके अलावा कैपेसिटी चार्जेस बिजली के वो आ रहे हैं अब IMF के, और हम IMF प्रोग्राम में भी हैं और IMF के साथ नेगोशिएशंस भी जारी हैं। IMF का भी प्रेशर है कि कैपेसिटी चार्जेस को आप ट्रांसफ़र करें कंज्यूमर के ऊपर। तो वफाक के पास बहुत सारे बैलेंसिंग एक्ट करना है वफाक को। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि हमारा डेवलपमेंट बजट जो पिछले साल 650 बिलियन का था, इंशाल्लाह इस साल 900 अरब का होगा। और मुझे कुछ अंदाज़ा है कि पंजाब का बजट भी तारीखी होगा डेवलपमेंट का, तकरीबन लगभग 500 अरब के। तो डेवलपमेंट साइड से जो आपके सोशल सेक्टर, तालीम, सेहत, सड़कों का जो फरसूदा निस्बत पुराना हुआ है ढांचा, उसको बेहतर करना, और ख़ास तौर पे उन खत्ते जहाँ जो तरक्की की शरह कम है, जहाँ पहले आपको पता है पंजाब का आधा बजट लाहौर जाता रहा। इसकी वजह से बहुत सारे एरियाज पंजाब के, जनूबी पंजाब हो, थल हो, और इवन नॉर्थ पंजाब के कई एरियाज वहाँ नहीं आया। तो हमारी एक यकसा तरक्की करने की जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके तहत वहाँ कर रहे हैं, GB में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में, कराची बड़ा अंडर डेवलप्ड रहा, ये है। फिर टैक्स के अंदर इन सारी चीज़ों पे आते हैं, थोड़ी तफसील में भी जाएंगे। जो सवाल था वो अपनी जगह पे मौजूद है। क्या सरकारी मुलाजमीन को ये उम्मीद रखनी चाहिए, आप ये उम्मीद उन्हें दिला सकते हैं कि जनाब हाँ उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी? मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि मेरी आवाज़ और मेरी राय यही होगी काबीना में जब ये पॉइंट आएगा कि उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान में जो जवान हैं, अफसरान, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी? नेचुरली जब ओवरऑल एक पैकेज बढ़ेगा तो हर किसी को यकसां उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, उसकी इंक्रीज का। बिल्कुल ठीक है। इस पे कुछ परसेंटेज आप बता सकते हैं कि कितने के करीब एक्सपेक्ट कर? 10% आज नॉर्मल मैं और एक्सपेक्टेशन। शौकत तरीन साहब एक अर्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा, कुछ बजट स्पीच के लिए भी रहने दें। अच्छा, तो ये उनको मेरे ख्याल है बताने दें। अच्छा, आपने नेशनल डिफेंस की बात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आज जो वाइट पेपर एक तरह का शाया किया है, उसमें कहा है कि जो आपने डिफेंस बजट है उस हवाले से आपने जो कौमी सलामती है उसको थ्रेटन कर दिया है और कोई खातिर खा इजाफा ही नहीं किया आपने डिफेंस बजट में। और खुर्रम दस्तगीर साहब साबिक वज़ीर दिफा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। PTI's फेलियर टू ग्रो अ रेवेन्यू दस थ्रेटन्स अ नेशनल सिक्योरिटी एट अ टाइम जब खित्ते में बहुत सारे क्रिटिकल चैलेंजेस हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, इनके आने से पहले जब ये आए हुकूमत में 2013 में तो 2.3 था GDP का जो डिफेंस पे जा रहा था। 2018 में वो 1.3 हो गया, 1% कमी इन्होंने अपने 5 साल दौर में डिफेंस एलोकेशन को की। जबकि हमें जो मिला वो फिर लंबी बहस है जब शुरू होगी कि हमने इस मईशत को जो करेक्शन की। एक पे आ जाते हैं। नेशनल डिफेंस किस तरह से खुर्रम दस्तगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने थ्रेटन किया? वो कह रहे हैं आपने तो 1% कम कर दिया था डिफेंस बजट। देखिए, ये फीसद हम खेलते रहेंगे। हमने 5 सालों में डिफेंस का जो बजट था वो दुगना किया। जब हम आए थे तो 550 अरब रुपए सालाना दिए जाते थे डिफेंस को, और आखिरी साल में जो ऑपरेशनल बजट की बात हो रही है 1100 अरब रुपए हमने दिए। इनका कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ? देखिए, जो हमारा दिफा का बजट है उसमें बहुत सारा कंपोनेंट इंपोर्ट का है, जो हम अपने वेपन्स, एमिनेशंस, रिप्लेस स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें सिर्फ डीवैल्यूएशन की वजह से जो बजट हमारे दौर में तकरीबन कोई 9 से 10 अरब डॉलर का था वो अब घट के 7 अरब डॉलर रह गया। कि जब पाकिस्तान के जो दिफा के लोग हैं वो दुनिया में जाते हैं तो उनके पास 7 अरब डॉलर है जेब में, उनकी जेब में 10 अरब डॉलर नहीं है जो हमारे दौर में था। उसकी वजह से हमारी कैपेबिलिटी रिड्यूस हो गई है अपने डिफेंस को अपडेट करने की जो हमारे। और दूसरा ये है कि ये जो जब हम बात करते हैं ना महंगाई की, जी महंगाई बहुत बढ़ गई है, उसका असर उस जवान पे भी पड़ता है जो जिससे मैं जाकर मिला हूं, जो खैबर की चोटी पर खड़ा है, क्योंकि उसको ये पता है कि जो घी मुस्लिम लीग नून के दौर में 149 रुपए का था आज वो 300 रुपए का हो गया है। उसके घर में वही परेशानी है जो एक आम पाकिस्तानी के घर में परेशानी है।
तो ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज का जो मोराल है, उनकी जो सेंस है अपने मुल्क के बारे में, वो इफेक्ट हुई है, बल्कि एक्चुअल जो जिस सरमाए से इन्फ्लेशन और रियल वेजेस दुनिया में आपने व्हाइट पेपर में भी मेंशन yes. किया। जी मिनिस्टर साहब, एक तो दस्तगीर साहब फरमा रहे हैं कि डॉलर की कीमत रुपए के तनासुब में डॉलर महंगा हो गया। इन्होंने डॉलर को मसनूई तौर पे नीचे रखा हुआ था, उसके लिए इन्होंने बहुत सारा डॉलर की अमाउंट का कर्जा उठाया। 50 अरब डॉलर कर्जा उठाया 5 साल में, 27 अरब वापस किया, 23 अरब डॉलर से इन्होंने इंपोर्ट्स और रुपए को मसनूई तौर पर रखने का के ऊपर 23 अरब डॉलर झोंके। अब और साथ साथ 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ा, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, और स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स थे वो 7 अरब के थे। और ये मतलब इसमें फख्र कर रहे हैं कि हमने जो कुव्वत खरीद थी डॉलर की वो हमने वो तो थी ना जी, आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो 9 अरब डॉलर आपके पास अवेलेबल था और उसके बाद से जो मुईशत की हालत हुई है। देखिए, मैं इसे कता नजर कि कौन हुकूमत में है, जो मुईशत के एदादो शुमार हैं पिछले 3 साल के, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ के हैं, चाहे वो टैक्सेशन के हैं, पाकिस्तान कमजोर हुआ है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब आज ये कहें कि जी इस साल हमने 3.94 कर दिया है, हम ये कर देंगे, अल्लाह करे, इस काबिल हमें तो खुशी होगी कि अगर डिफेंस को मजीद कैपेबिलिटी मिलती है। लेकिन इस तरीके से जब मुस्तकिल पाकिस्तान की, और ये पहला आप भी माशाल्लाह विजिट करते होंगे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, जब आप जाते हैं तो पहले दिन का पहला सबक क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ हथियार नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी उतनी ही अहम है। इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी डैमेज हुई है, पाकिस्तान कमजोर हुआ है, यह प्रॉब्लम है। अब अगर इसको ये ठीक करें, अल्लाह करे ठीक हो जाए, लेकिन अभी तो ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने जो 2 पॉलिसी के जरिए, एक टर्फ पॉलिसी जिसके जरिए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने जो है सब्सिडाइज किया, दूसरा जो एमनेस्टी दी हुई है वो जो अभी तक चल रही है, जो हमारे जमाने में कहते थे कि जी ये तमांचा है ईमानदारों के ऊपर। इन 2 पॉलिसियों पे चल के अगर कुछ मूवमेंट हुई है, अल्लाह करे इंप्रूव हो, अदरवाइज इमरान खान साहब के पास मुर्गी, कट्टे, अंडे, जैतून, भांग से दवाइयां और एवोकाडो के अलावा कोई चीज नहीं। मुझे अफसोस है कि कोई और बात कर रहा होता तो मैं शायद इतना दुखी ना होता। दस्तगीर साहब कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, डिफेंस, इनको सब पता है जो मईशत को इस हुकूमत ने जिस हालत में लिया था और जिस तरह संभाला है। आज आपके ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक के सिर्फ तकरीबन 17 अरब के हैं, खसारा आपका ख़त्म होकर सरप्लस में चला गया है। ग्रोथ जो आई है वो किन सेक्टर्स में आई है? कंस्ट्रक्शन 8.5%, ज़रात के अंदर, ये दोनों वो सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं। उससे पॉवर्टी रिडक्शन, इसके अलावा 7 अरब डॉलर इस साल इंक्रीज है तकरीबन रेमिटेंसेस में। तो ये सारा पैसा पाकिस्तान की मईशत के अंदर कुव्वत खरीद पैदा कर रहा है और डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। और सबसे बड़ा जो फैक्टर, जो अच्छी खबर देने वाली है, और उम्मीद है ये इत्तफाक करेंगे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी सनतें, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो 9.3 पे अप्रैल का फिगर था, ये मार्च का, अप्रैल का फिगर मई जून इस साल जब खत्म होगा 17% पे जाके ग्रोथ आएगी। और उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ होती है वो तकरीबन 8%, यानी कि 4.5-6% पे आप लेके जाएंगे, 7-8 पे भी जा सकती है अगर गंदम साथ दे गई। और जो हमने डॉलर रखा हुआ है इसके अंदर ना कीमत कि जीडीपी डॉलर टर्म्स में और पर कैपिटा में कितनी है, वो 161 पे है, जबकि डॉलर पिछले 3 माह से 153 और 153, 154 पे है। तो जब वो ऐड होगी तो आपकी फीकस पर कैपिटा इनकम 1600 के करीब जाने वाली। और ये वो देखें, आपने ग्रोथ जब कहते हैं ना मईशत, और इसमें पॉपुलेशन जो सेंसस आप फिगर्स इस्तेमाल करेंगे
वो 1-2 करोड़ कम करके बना देते नहीं, पर वो 2017 हमेशा से यही होते हैं, उसकी पॉपुलेशन के फिगर्स रिकंसाइल होंगे बाद में। मेरी अर्ज ये है कि ये ग्रोथ नहीं, ग्रोथ मसनूई भी है। अब मैं इनको चैलेंज करता हूं कि इनकी ग्रोथ के 3 ड्राइवर्स थे। सबसे बड़ी कंजम्पशन, कि हम चीजें कंज्यूम कर दें। अब जो अभी तक आपने बातें की, अब सारी सर एक मिनट, एक आखिरी चीज, इनकी जो ग्रोथ के ड्राइवर थे कि ग्रोथ कैसे इन्होंने 5.8 नहीं थी, 5.5 थी आपकी, वो आपने जाके रिवाइज की, नहीं वो हकीकत ये थी। तो वो क्या हुई, कर्जा इंपोर्ट, बाहर से कर्जा लो। मुल्क में 7 खरब का कर्जा स्टेट बैंक का छोड़ के गए, नोट छपाए बेसिकली स्टेट बैंक से। बाहर से 50 अरब का, मैंने आपको कह दिया, डॉलर का कर्जा। और इंपोर्टेड गुड आप इंपोर्ट करते रहे, कंज्यूम होता रहे, मईशत चलती रहेगी, कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी से टैक्स भी मिल जाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं देख रहा हूँ कुछ रसीदें भी आपने रखी हुई हैं, कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर बेहतर हो रहा है, ज़राअत में फायदा हो रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, GDP 4.67 पे जा रही है, फिर मसाइल किधर है? मसाइल ये हैं जी कि कहा कि बम्पर क्रॉप हुई है वीट की। पहली तो बात यह है कि वीट की बम्पर क्रॉप मार्च के नंबर्स में नहीं आ सकती, बाद में आती है, मार्च तक तो नहीं अब अगर वो एक्सक्यूज नहीं है तो फिर क्या है जी, गन्ने की फसल बड़ी बम्पर हुई है। गन्ने की फसल बड़ी बम्पर हुई है, लेकिन आज भी चीनी इस्लामाबाद में 100 रुपए किलो क्यों बिक रही है, अगर इतनी बम्पर हुई है? तो किसान के लिए वो कहते हैं गन्ने का रेट भी तो बढ़ा है। ठीक है जी, बड़ा बम्पर है। कौन सा बम्पर है जी ये? बम्पर जो आगे गरीबों को लग रहा है, क्योंकि नीचे एक और बम्पर भी है कि वो वीट क्रॉप जो ये कहते थे कि बहुत बम्पर हुई है, आज इस्लामाबाद में एक रैंडम करियाना स्टोर से जहां मैंने जाके चीजें खरीदी हैं, 80 रुपए किलो आटा। अगर आप 1 किलो आटा खरीदें तो 80 रुपए का मिलेगा। तो ये कैसे सपोर्ट प्राइस भी ये कहते हैं बढ़ाई है। ये कैसे बम्पर है जिसका पाकिस्तान के गरीबों को फायदा ही कोई नहीं हो रहा? देखिए दूसरी बात, ये जो इशू है बार बार कहेंगे, देखिए ये हुकूमत पहले साल में बहुत बड़ा झूठ बोल चुकी है जीडीपी नंबर्स के ऊपर। इन्होंने हमें कहा बजट के वक्त, उसके बुनियाद पर हमने तकरीरें कर दी कि 3.3% है। 8 महीने के बाद फरवरी 2019 में इन्होंने एडमिट किया कि नहीं जनाब, सॉरी, ये तो 1.9% था। अब 1.9 और 3.3 में हजारों अरब का फर्क है। उसमें पूरा पाकिस्तान का बजट डेफिसिट डिस्टर्ब हो जाता है, तमाम नंबर्स अपसेट हो जाते हैं। खामोशी से कर गए कि जो 3.3 था तो 1.9 क्या हो गया? तो यही हो गया ना कि अब जब अप्रैल 2021 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मई के आगाज में जो अपना तखमीना जारी किया 2.9% ग्रोथ थी, जो कि चैलेंजेबल इस लिहाज से थी कि भी वर्ल्ड बैंक कह रहा था 2% होगी, IMF कह रहा था 1.5% होगी, फाइन 2.9 कर दी, घसीट के खींच दी, कंजम्पशन में डाल दी सारी की, ठीक है कंजम्पशन आप बढ़ा दें ऑटोमेटिकली, क्योंकि रिटेल तो की तो रसीदें नहीं है, मेरे पास तो रसीद है लेकिन रिटेल की रसीदें नहीं है। इशू ये है कि अगर ये ग्रोथ हुई है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के गरीब का कत्ल जारी है। उसकी रियल वेजेस इस दौर में 12 से 20% घटी हैं। जो गरीब तरीन शख्स बिजली का रेट देता है वो 3 गुना बढ़ गया है, 2 रुपए फी यूनिट से 6 रुपए यूनिट। और ओवरऑल हर चीज की जो मसलन पिछले जो एक नंबर सिर्फ, फिर पिछले 22 महीने से अरशद साहब पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई डबल डिजिट्स में। जनवरी 2020 में 20%, रूरल फूड इन्फ्लेशन 24%, लेकिन उससे नीचे नहीं आई। इसका मतलब, इसका जो असल ट्रांसलेशन है वो ये है कि ये हुकूमत एक ऐसा आरा है जो हर रोज गरीबों का कत्ल कर रहा है। हर रोज एवरी डे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो परेशान हैं, वो बदहाल हैं, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान है, क्योंकि जो कहते हैं सीमेंट बहुत बिक रहा है, सीमेंट से चपातियां नहीं पकती, करंट अकाउंट डेफिसिट से नान नहीं बनता, उससे दाल नहीं बनती। दाल तो आपने जाके खरीदनी है और वो 200 रुपए किलो है। और जो मैंने आज जो ये बताया भी कि ये जो मैंने एक 4 चीजों का पैकेट खरीदा था 680 रुपए का, ये अगर आप 31 मई 2018 को हमारी हुकूमत के आखिरी दिन खरीदते तो 347 रुपए का आना था। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब है कि सिर्फ इन चार चीजों की कीमत में 96% इजाफा है, डबल हो गई है।
तो पाकिस्तान की आवाम कहां जाए, क्योंकि उसकी जगह ये डबल हुई है और हमारी जो रियल वेजेस हैं वो 12 से 20% कम हो गई हैं। तो पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद, जिस तरीके से वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हैं, वो परेशान है और बदहाल है। बिल्कुल ठीक है। गुर्बत बढ़ रही है, तनख्वाहें कम हो रही हैं, गरीब आदमी का आप कत्लेआम क्यों कर रहे हैं? देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब का बस देखिए, एक तो ये हर दफा गुर्बत का एक फिक्र दे देते हैं। पॉवर्टी का आखिरी सर्वे 2015 में हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट का आखिरी सर्वे 2017-18 में हुआ। बाकी सिर्फ जो मर्जी नंबर इस्तेमाल कर लें, हकीकत उसका कोई डेटा सपोर्ट नहीं करती। ये तो हमें तनकीद कर रहे हैं कि जी हमने अपनी मईशत की जो ग्रोथ थी 3 के बाद उसको 1.9 कर दिया। ये इस हुकूमत का पॉलिसी डिसीजन था कि जो पहले सागडार साहब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के नंबर अपनी मर्जी से फज कर लेते थे, फाइनेंस डिवीजन के नीचे था, उसको चेंज करके प्लानिंग में किया। और जो हकीकत थी, अगर ग्रोथ नहीं हुई थी उस साल, हमेशा प्रोविजनल और फाइनल नंबर में फर्क होता है। हमने ये जुर्रत की सच बोलने की, इन्होंने कभी अपनी ग्रोथ डाउनवर्ड रिवाइज नहीं 3.3 से 3 डाउनवर्ड रिवाइज नहीं की, 3 हो जाता, 1.9 होता। ये इतना झूठ नहीं हो सकता। देखें, फूड इन्फ्लेशन है, ग्लोबली है। तेल की कहते हैं इस वक्त एडिबल ऑयल की कीमत तो चेक करें दुनिया में कितनी हो गई है। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा दालें 80% दालें इंपोर्ट होती हैं। ये माश की दाल भी आप ऑस्ट्रेलिया की खा रहे हैं। हमने क्या किया? देखें, ये एक रुख देख रहे हैं गुर्बत या इसका कीमत का। दूसरा रुख भी देखें कि दही मईशत के अंदर कितना पैसा गया, उसकी क्या मिसाल। हमें क्यों यकीन है कि इस दफ़ा गंदम बहुत अच्छी हुई है? क्योंकि आपका जो यूरिया है वो तकरीबन इस वक्त यूरिया की जो कंजम्पशन है, ऑफ टेक है, वो तकरीबन आपकी बढ़ी हुई है 20%। यूरिया की सेल पिछले 10 माह में, ट्रैक्टर्स 50% जमींदार ज्यादा खरीद रहे हैं। ऑटो, मोटरसाइकिल्स, जैसे उसकी कुव्वत खरीद आती है, मईशत के अंदर एक डिमांड जनरेट होती है और उसने ये खाद और चीजें उसमें डाली हैं। इसी तरह मकई, चावल, आपका भला हो शुगर केन, इन सब की जो पैसे जो इजाफी आए हैं, जो रेट भी बढ़ा और पैदावार भी बढ़ी, ये दही इकोनॉमी में गए। फिर जो आपकी रिमिटेंसेज आती हैं, 29 अरब डॉलर आ रहे हैं, 1500 अरब रुपए, ये भी तो मईशत के अंदर आ रहे हैं और बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज में आ रहे हैं, जिससे मईशत का पहिया चलेगा। बाकी छोड़ दें, सीमेंट कौन खाता है, रोटी कौन खाता है, बिजली की कंजम्पशन 7% बढ़ गई है। आखिर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल दे रहे हैं। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जिससे मईशत एक उस सिम पे चल रही है। देखें, ग्रोथ मेरे लिए इतनी अहम नहीं है जितनी सस्टेनेबल ग्रोथ, पायदार ग्रोथ, कि ये हम ग्रोथ हमेशा कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे मेजर्स किए गए हैं। उसका सबसे बड़ा मिसाल ये है कि करंट अकाउंट आपका मैनेजेबल सरप्लस में है, स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और इनके लिए हुए कर्जे, जो डॉलर एक्सटर्नल कर्जा है, ये मुझे तो इसी वाइट पेपर में लिखा हुआ है कि इस हुकूमत ने जो नेशनल डेट है वो 13,000 बिलियन से ज्यादा बढ़ा दिया और लाइबिलिटीज 15,000 बिलियन से, और टोटल 54% आपने 3 सालों में ऐड कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है। ये लेकिन आज के वाइट पेपर में ये मेंशन अशर साहब, वो मुझे जो इन्होंने ज़राअत की बात की ना जी, तो फिर मुझे फैज याद आ गया। उन्होंने कहा कि ये हंसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका, उनमें फकत भूख क्यों उगा करती है। मेरे पास नंबर हैं जी, इनकी अपनी हुकूमत ने इस पिछले महीने में जो अपने प्राइस इंडेक्सेस इशू किए हैं, उसमें रूरल फूड इन्फ्लेशन मई 2021 में पिछले महीने 12.8, अप्रैल में 14.1, मार्च में 11.1, दिसंबर 20 में 13.4, नवंबर में 16.1, अक्टूबर में 17.7, 15.8, 13.5, 17.8, 15.2, 13.7, 12.9, 15.5, 19.7, सबसे ज्यादा 23.8 जनवरी। रूरल फूड इन्फ्लेशन, वो किसान जो ये फसलें उगा रहा है उसके बच्चे भूखे हैं। ये रिजल्ट है इनकी पॉलिसीज का। पॉलिसीज तो वही है ना, पॉलिसीज दो ही हैं। एक, इंडस्ट्रियलिस्ट को मैसिवली लो ट्रिकल डाउन कर्जा दिया, ट्रिकल डाउन
तो अभी तक ट्रिकल डाउन हमें कहीं होता नजर नहीं आया। यहां सिर्फ या तो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हमें खुशी है, लेकिन अभी तक भी उसका फायदा आम आदमी को नहीं। और नहीं, जो नंबर्स है ना जी, वो अभी तक मुस्लिम लीग नून को टच नहीं कर पाए। ये अभी चूंकि पिछले साल बहुत खराबी हुई थी, उसमें इस तरह ही है कि एक बड़ा गड़ा खोदा है आपने और इस दफा हुकूमत ने एक स्टूल नीचे फेंका कि यार तुम ऊपर आ जाओ। अभी हम गड़े में ही, अभी हम ऊपर नहीं आए जमीन तक, तो ये शादियाने बजा रहे। ठीक है, हाँ, ये गड़ा खोद गए थे, ये कुआं खोद के गए थे। उस कुएं का हिसाब मैं आपको भी देता हूँ। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और ये जो नंबर्स और फिगर्स का गोरख धंधा है, इस पर बात करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है जी कोरोना पेंडेमिक पूरी दुनिया में भी इससे माशी असरात हुए, लेकिन हमने उसमें ही बेहतर परफॉर्म किया। इस पे क्या, इस दावे में कितनी हकीकत है, इस पे ही बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत और आदादो शुमार, इनका गोरख धंधा जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वाइट पेपर जारी किया है मईशत के हवाले से इस हुकूमत के, उसमें यह भी एक चीज़ आई है कि जो कौमी कर्जा है 54% मिनिस्टर साहब आपने बढ़ा दिया है। मैं भी आप पिछले जब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जो कुआं ये खोद के गए थे वो था क्या? मैंने सर, आपने कहा था। मैंने सर वो गड़ा था, आपने उसे कुआं कहा। कुआं 25,000 अरब का तो ये कर्जा छोड़ के गए डोमेस्टिक, और तकरीबन 8.5 अरब डॉलर का, नहीं 25 टोटल है सर सुन लेना सर, हाँ 25 टोटल है, सॉरी 25 टोटल है। 16.42 अरब का, खरब का है डोमेस्टिक और एक्सटर्नल 8.5 का। अब इसके ऊपर सूद भी देना होता है और जो बैरूनी कर्जा है उसका प्रिंसिपल भी होता है। और वो कौन से कर्जे थे बैरूनी? इनके थे शॉर्ट टर्म। इन्होंने, जब मैंने आपको पहले बताया कि 50 अरब डॉलर कर्जा लिया, 27 वापस किया। उस 50 अरब में से 17 अरब डॉलर शॉर्ट टर्म के यूरो बॉन्ड्स और छोटी मैच्योरिटीज के लिए हाई इंटरेस्ट रेट पे, एक होता है जो वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है, आपको बायलैटरल ममालिक से मिल जाता है, लेकिन जब आप कमर्शियल जाते हैं तो उसकी सूद की शरह भी बहुत होती है। अब यूरो बॉन्ड के हमने कर्जे उतारे हैं, 1 अरब डॉलर का कर्जा इस हुकूमत ने उतारा है। तो इनकी जो ये 25 ट्रिलियन का जो कर्जा था, अब उसको सर्विस भी करना था, उसके ऊपर सूद देना था। ट्रैप में फंसे हुए थे आप कह रहे हैं। तो उसकी सर्विसिंग के लिए 6.8 ट्रिलियन रुपए, 6,800 अरब तो उसको सर्विस करने के लिए लगे। अब ये बहस करेंगे कि जी आप लोगों ने सूद बढ़ा दिया, वो एक अलग बहस है कि IMF की क्या शराइत थी। दूसरा, एक्सटर्नल कर्जा, ये खुद बता दे, इनके 5 साल दौर में मैक्सिमम जो एक्सटर्नल कर्जा हर साल पाकिस्तान को देना पड़ता था वापस, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, वो 5 अरब डॉलर था। हमें 10 से 11 अरब, जो मैं EAD में था, 10.8 अरब डॉलर सालाना दे रहे हैं, दुगना जो ये वापस करते थे। खुरम दस्तगीर साहब, तो ये कर्जा तो सारा 14.29 से ये 24.9 पे चला गया ग्रॉस पब्लिक डेट, और अभी हम क्या इस डेट ट्रैप से बाहर आ गए या इसी डेट ट्रैप में हम फंसे हुए हैं अभी? 2 बातें हैं जी अर्शद साहब। एक तो बात यह है कि जो हमने 10,600 अरब का कर्जा लिया, आपने जो नंबर पढ़ा, एक्चुअली 10,600 अरब का कर्जा लिया 5 सालों में, उससे 11,000 मेगावाट बिजली बनी, प्लांट लगे बिजली, जिसकी कैपेसिटी चार्जेस पड़े, जरूरत से ज्यादा बिजली बनवा दी। हाँ, जरूरत से ज्यादा 2,000 किलोमीटर की मोटरवेज बनी, सिर्फ बलोचिस्तान में 1,500 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, 2,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हैं, नीलम जेलम बना है, खिच्ची कैनाल बना है, राइट बैंक के चश्मा राइट बैंक कंप्लीट हुआ है, बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं सड़कों के। मसलन अभी वज़ीर आज़म साहब अभी तक हमारे प्रोजेक्ट्स का इफ्ताह करते फिर रहे हैं कि K2 का इफ्ताह जो है न्यूक्लियर प्लांट का कराची में, वो उसका इफ्ताह हुआ। हमारे पास तो दिखाने को बहुत कुछ है कि भाई 10,600 कर्जा लिया, जी हमने लिया, पर हमने कितना कुछ बनाया। हम कौम को, इस पाकिस्तान को एनर्जी सफिशिएंट कर गए हैं। अब ये चीखते रहे कि जितनी ज्यादा बना दी, जो भी बना दी, उनको याद नहीं कि 2013 में, आप सबके नाजरीन को याद होगा, 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, जो आज नहीं है।
ठीक है। अब आप कहेंगे जी हल तो चले आपने कर दिया है, लेकिन आपका हल बड़ा महंगा। शौकत तरीन साहब ने हाँ, आज कहा है ये, बल्कि क्या कहा सुन ही लेते हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स क्या कहा एडवाइजर ऑन फाइनेंस ने, आइए देखते हैं नाज़रीन। प्राइसेस क्यों बढ़ गई हैं? जब आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे होंगे और बिलियंस ऑफ रुपीस में दे रहे होंगे, जब आपने टैरिफ अपने वक्तों में बढ़ाए नहीं होंगे, और उसके बाद जब आपके पास ये सर्कुलर डेट जो है वो जीरो, इनके वक्त में 480 बिलियन था जो इन्होंने पहले दिन ही पिछली हुकूमत के खाते में 480 बिलियन जो है वो इन्होंने बजट में डाल दिया था। जीरो से 1.2 ट्रिलियन का जब आप करेंगे और हमारे पास ये तोहफा छोड़ के जाएंगे तो IMF क्या कहेगा? IMF ने 46% टैरिफ बढ़ा दिया, उसका बिजली का, गैस का बढ़ा दिया, और ये उसके बाद ये डिवैल्यूएशन हुई, उससे जो इन्फ्लेशन हुई है उसको हमने संभालने की कोशिश की है। इंटरनेशनल फूड प्राइसेस बढ़ गई हैं। और अरशद साहब ये भूल जाते हैं, ज़रबे अज़ब मुफ्त लड़ी गई थी, रद्दुल फसाद मुफ्त लड़ी गई थी। मजाक समझा इन्होंने कि जनाब ये कर्जा, ये भी तो पाकिस्तान के हिस्से हैं ना, जो हमने सहे हैं। क्या कराची ऑपरेशन मुफ्त हुआ था कि कराची को जब हमने जो है पुरअमन किया है, जहां 30 लोग रोजाना कत्ल होते थे, ये सारे काम मुफ्त नहीं हुए। लेकिन हमारे पास दिखाने को है कि अगर हमने 10,600 अरब का कर्जा लिया है तो हमने ज़रबे अज़ब लड़ी 800 अरब रुपए से। इनके पास अब देखिए, हमने याद कर लें 5 साल में 10,600 अरब, ये 2 साल 9 महीने में 14,000 अरब का कर्जा ले चुके हैं। यानी जो कर्जा हमने 5 सालों में लिया उससे ये 30% ज्यादा ले चुके हैं सिर्फ पहले 2 साल 9 महीनों में। और इनके पास दिखाने के लिए क्या है? दिखाने के लिए कैपेसिटी पेमेंट्स का, कैपेसिटी पेमेंट्स के 2 इश्यूज हैं। पावर प्लांट लग गए, पैसे मुफ्त। पहली बात यह है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो उन प्लांट्स की, ज्यादातर उन प्लांट्स की हैं जो हमारी हुकूमत से पहले पुराने लगे हुए थे, 1994 की, ठीक है। उसके बाद हमारे लगाए हुए प्लांट्स, और ये मेरा चैलेंज है, मेरे भाई माशाल्लाह ऐसी पोजीशन पे हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे लगाए हुए कोल पावर्ड प्लांट्स, हमारे लगाए हुए RLNG पावर्ड प्लांट्स पाकिस्तान के एफिशिएंट तरीन प्लांट्स हैं, बल्कि RLNG वाले दुनिया में सबसे एफिशिएंट प्लांट्स हैं, 64% कन्वर्जन, ठीक है जी। हम पाकिस्तान को फायदा पहुंचा के गए हैं। उम्मीद ये थी अगर हमारी हुकूमत होती कि वक्त के साथ साथ ये जो पुराने या इनके वुज़रा के जो ओन्ड प्लांट्स हैं, जो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, डीजल पे चलते हैं, जिनकी वजह सर्कुलर डेट जो है वो 1063 से 2900 अरब, कैपेसिटी पेमेंट्स अभी जो अप्रूव हुई हैं इन्हीं के एडवाइजर्स को जाएंगी। बेशुमार देखिए, बेशुमार लोग हैं, अब मौजूदा भी और पुराने भी, ये इशू ये सॉल्व करते ना। अब इनको जरूरत ये थी कि जाम शोरो है, कोटद्दू है, गुद्दू है, उनमें जो पुरानी मशीनरी है उसको रिप्लेस करते। बिल्कुल जब आपके पास, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। इनके पास सिर्फ ये, इन्होंने ये किया कि 13.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पाकिस्तान में $3.5 अरब का हॉट मनी आया, जो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए आया, वापस चला गया। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? पाकिस्तान की इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, पाकिस्तान की इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हमारे दौर में, मेरे भाई ने मुझे करेक्ट किया, 1900 अरब रुपए थी, वो 3000 अरब से तजावज कर गई। अब असल में इनका जो क्राइसिस है, इनके अपने हाथों की लगाई हुई ये गिरे हैं जो अब ये खोल रहे हैं कि भाई खुद आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 1900 से 3100 कर दिया, अब आप कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। राइट जी मिनिस्टर साहब जी, सबसे पहले तो ये मैं एतराफ़ करता हूँ कि इन्होंने बिजली के कारखाने लगाए। कोई हुकूमत होती यही करती। पाकिस्तान में लोड शेडिंग थी, इलेक्शन मैनिफेस्टो था इनका, इन्होंने लगाए। क्या किस रेट पे लगाए? बिजली के किस टैरिफ पे लगाए? सोलर, जो कायदे आजम सोलर प्लांट लगाया 14 सेंट्स पे लगाया, जो आजकल सोलर की कुछ 4 सेंट कीमत है। जुल्म यह किया कि सीपैक के अंदर कोल के प्लांट, दुनिया कोल से इधर जा रही है, इन्होंने इंपोर्टेड कोल के प्लांट शुरू कर दिए। मैं आपको बता रहा हूं, रहीम यार खान में 1350 का कोल का प्लांट अभी लगना था सीपैक के तहत, जो मैंने आके एज प्लानिंग मिनिस्टर, क्योंकि मैं सीपैक मैनेज करता था, मैंने वो चेंज करा के आपकी इंडस कैस्केड जो आपका पानी आ रहा है उसमें आजाद पतन माहल, हमने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को, जो सस्ती है, जिसमें इंपोर्ट बिल नहीं है,
ये कोल प्लांट लगा ले, फिर एलएनजी प्लांट लगा ले और एलएनजी के महंगे सौदे कर ले। इंटरजेक्शन ये करनी है, हम बड़ा काम इंटरजेक्शन ये करनी है। जिन कोल पावर प्लांट्स को ये समझते हैं कि खराब नहीं, एनवायरमेंट रीजन, वैसे वैलिड रीजन, लेकिन आज भी जिस दिन के वो लगे हैं, पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली कोल से बन रही है। एक बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीजें की अलग बहस है, लेकिन इनके पास, मैं तो साहिवाल की बात कर रहा हूं, मैं कराची की बात कर रहा हूं, इनका फोकस पोर्ट कासिम की बात कर रहा हूं। एलएनजी प्लांट्स, एलएनजी के आपको पता है सौदे कितने महंगे हुए थे पिछले, अब आपके सामने हुआ है सौदा, इस हुकूमत ने कितना कम किया है। खैर ये एक अलग बहस हो जाएगी। अब जो कर्जों वाली अगर तफसील पे जाते हैं, खुशखबरी ये है, बता दें कि खुशखबरी ये है, क्या किया इन्होंने, खुशखबरी दे दें क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। खुशखबरी ये है कि दुनिया के अंदर कर्जे उनकी हर मुल्क की जीडीपी के लिहाज से एवरेज 13% बढ़े हैं, पाकिस्तान में 1.7। आप ये सारी बातें कर रहे हैं, आप कोविड का इंपैक्ट मईशत के ऊपर, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मुझे यहाँ पे वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सियाने कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, और मिनिस्टर फॉर एविएशन ने जो एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में पायलट्स के लाइसेंसेस फेक हैं, उसका आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो जवाब खुद एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान साहब ने जमा करवाया, उसमें ये इकरार किया कि उस एक बयान की वजह से 7.9 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाज़रीन ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहमीनुल्लाह का एक फैसला रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें ये अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं